अध्याय 2 देख रहे हैं। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये क्या है और इसका क्या मायना है? लोकतंत्र मतलब होता है लोगों का तंत्र। इसके शाब्दिक अगर हम अर्थ जानना चाहें तो लोक मतलब लोग, तंत्र यानी लोगों का तंत्र या लोगों का नेटवर्क या लोगों द्वारा चलाया गया एक नेटवर्क या संस्थान या सरकार। अब इसका जो अंग्रेजी में शब्द होता है उसका मतलब है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का जो उत्पत्ति हुई है उसकी होती है डेमोक्रेशिया से, ग्रीक शब्द है, और उसका सीधा मतलब होता है रूल बाय पीपल। तो लोगों द्वारा राज करना या लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा राज करना, सत्ता प्राप्त करना और पॉलिसीज बनाना, ये चीज आप इस डिस्कशन में कई बार सुनने वाले हैं। तो हमने पिछले बार ये डिस्कशन किया कि लोकतांत्रिक सरकार कौन सी है और गैर लोकतांत्रिक सरकार कौन सी है, इसमें क्या भेद है। क्योंकि हर देश की सरकार, जिस समय की हमने बात की थी, चाहे वो पोलैंड की हो चाहे वो चिली की हो, सब में अलग अलग विभेद थे, क्योंकि उस देश के वातावरण में या व्यवस्था में अंतर था। तो लोकतंत्र को हम किसी तरीके से या डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका एक अगर हम मीनिंग देना चाहें तो क्या होगी, कैसे हम बताएंगे कि ये सरकार जो है लोकतांत्रिक है, कैसे हम बताएंगे कि ये सरकार गैर लोकतांत्रिक है। उसके कुछ ना कुछ तो पैरामीटर्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ कारक होने चाहिए। लेकिन अगर आज की बात करें या समकालीन दुनिया के बारे में बात करें तो लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। बाकी जितने भी शासन के तरीके हैं, चाहे वो राजशाही हो चाहे वो तानाशाही हो, तो कौन सी चीज इस लोकतंत्र को या लोकतांत्रिक सरकार को बाकी व्यवस्थाएं जितनी भी हैं उनसे अलग बनाती है, बेहतर बनाती है? और ये सवाल जरूर उठना चाहिए आपके दिमाग में कि लोकतंत्र की इतनी हम बात करते हैं, क्या यही सबसे अच्छा तरीका है या इससे और भी कोई अच्छी व्यवस्था हो सकती है? इन सब के बारे में आज हम जानकारी देंगे और इस पे जरूर आएंगे कि इनका क्या निष्कर्ष निकलता है। तो लोकतंत्र क्या है? एक साधारण भाषा में हम कहें, जो मैंने कहा बार बार ये चीज आने वाली है, कि सरकार का एक ऐसा रूप है लोकतंत्र जिसमें जो शासक होंगे, जनता के जो शासक होंगे, वो जनता खुद चुनती है। यानी अगर हम जनता हैं, आप और मैं जनता है, और हमारे पास शासक है, हम इनको खुद चुन रहे हैं। अगर हम खुद चुन रहे हैं, ये अपने आप नहीं आए, हम इनको चुन रहे हैं, वोटिंग के जरिए मत दे के इनको हम चुन रहे हैं, तो ये लोकतंत्र में आ गए लोग। अब जो ये सरकार बनाएंगे वो लोकतांत्रिक सरकार होगी। यानी ये जो शासक हैं ये हमारे आपके या कहें कि जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब जो चुनाव होगा, आप ऐसे नहीं कि एक ही साहब है और आप इनको वोट कर रहे हैं। अभी मैं चाइना का एग्जांपल लेने वाला हूं। एक ही साहब है, उनको आपने वोट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। 3-4 साहब होंगे जो खड़े होंगे इलेक्शन में, आप इनको चूज कर सकते हैं और मैं इनको चूज कर सकता हूं। यानी मैं इनको इलेक्ट कर सकता हूं, आप इनको इलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो चुनाव होंगे, चुनाव यानी किसी को चुनना, चुनाव मतलब किसी एक को चुनना, तो स्वतंत्र होंगे चुनाव, यानी कि इंडिपेंडेंट होंगे और बिल्कुल प्रतिस्पर्धी होंगे। यानी कि ये जो तीनों है ये एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि ये आपका वोट ले ले, मेरा वोट ले ले। एक और चीज कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे मैं किसी भी जाति का हूं, चाहे मेरा कोई भी रंग हो, क्या चाहे आपके पास धन ज्यादा हो, यानी धर्म, शिक्षा, जाति, रंग, धन, इनके अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर वयस्क हैं, जैसे हिंदुस्तान की बात करता हूं मैं, तो 18 के ऊपर अगर आप हैं, आप 18 साल अटेन कर चुके हैं, तो आपके पास एक मत देने का अधिकार है। यानी कि एक मत का आपका वोट देने का अधिकार है, आप चुन सकते हैं अपने शासक। हमारे पास संविधान है, इसके संविधान की भी एक बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है। तो संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, और कानून है, कुछ नागरिकों के कुछ अधिकार है, यानी कि संवैधानिक कानून और नागरिकों के जो अधिकार हैं, मेरे आपके अधिकार हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऐसे बहुत सारे, मैं आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता हूं, ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं हमारे। तो ये जिनको आपने चुन लिया, मान लीजिए मैं इनको रख लेता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और हमने बी को चुन लिया। अब ये साहब जो है ये आप पे शासन करेंगे,
या इनके साथ जो भी इनकी पार्टी बनती है, तो ये साहब जो है ये जो भी काम करेंगे आपके लिए उनका एक दायरा होगा। वो दायरा इतना होगा कि संवैधानिक, एक तो कानून या संविधान और आपके जो अधिकार हैं, लिख देता हूं उसके लिए, इनके अंदर ही ये काम करेंगे, यानी कि इसके बाहर नहीं जा सकते। एक तरीके से आपके जो अधिकार हैं इनका संरक्षण करना, संविधान का संरक्षण करना और संविधान के अंदर जो आपके अलग अलग अधिकार हैं उनका संरक्षण करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये जिम्मेदारी किसकी होगी? जिनको आपने चुन के भेजा है। मैं बताऊंगा कहां भेजते हैं आप इनको। आप चाहे तो संसद में भेज सकते हैं या फिर विधान परिषद में, विधानसभा में भेज सकते हैं, और अगर आप ग्रामीण लेवल पे लेके आए तो फिर ग्राम पंचायत होती है। कई जगह पे आप चुनाव करते हैं। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हम पूरे ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं। अब इसमें सबसे जरूरी बात है कि एक न्यायपालिका का क्या काम होता है? अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप दोनों के बीच में, मेरे आपके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो हम जाते हैं न्यायपालिका के पास। अब ये न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर ये सरकार के अधीन है, तो मान लीजिए आपने वोट दिया इनको, मैंने नहीं दिया, तो ये हो सकता है कि आपका फेवर करे। तो न्यायपालिका यानी कि जो जुडिशरी है, जो कानून का पालन करवाती है, या ये कहें कि आपके लिए डिसीजन देती है कि क्या सही है क्या गलत है, फौजदारी हो चाहे वो आपका कोई भी, एक तरीके की आप समझ लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो दो राज्यों के बीच में या दो लोगों के बीच में, तो उसका रेजोल्यूशन न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो परिभाषा की जरूरत क्यों है, इसमें एक डिस्कशन है, और डिस्कशन कुछ इस तरीके से है कि एक मेरी ये बड़ी मेधावी छात्रा है। अब इन्होंने सवाल पूछना शुरू किया और लिंगदो मैडम ने जवाब देना शुरू किया कि ये कहती है मैरी कि आपने जो पिछला डिस्कशन था उसमें इतने सारे हमें किस्से सुना दिए, इतनी सारी कहानियां सुना दी, लेकिन अभी तक लोकतंत्र का मतलब तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, या ये कहिए लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश हम क्यों कर रहे हैं। जो हमें लोकतंत्र की परिभाषा पहले गढ़नी थी, पहले पढ़नी थी, पहले समझनी थी, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले हमको लोकतंत्र की परिभाषा समझनी चाहिए, फिर हम बाकी बात करेंगे। तो लिंगदो मैडम का बड़ा अच्छा जवाब था कि क्या आप ये, वो कहती है मेरी तुम्हारी बातों में तो दम है, लेकिन एक कुछ सामान्य जीवन की उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे बरसात है, बरसात तो बरसात होती है, प्रेम मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, इनकी परिभाषा आप कैसे स्पष्ट करेंगे? लेकिन अगर कुछ चीजें चेंज होती है, जैसे परिभाषा इसकी कैसे चेंज होगी? तो मेरी फिर बोलती है कि अगर आप इनकी बरसात की या कलम की या प्रेम की परिभाषा नहीं देना चाहते, या इनकी परिभाषा इतनी सरल नहीं है, तो परिभाषा देनी ही क्यों है? तो मैडम कहती हैं कि देखो, जब बूंदाबांदी हो रही हो या बादल फट रहा हो या बर्फ गिर रही हो, तब हमें तब हमारे पास बरसात की एक डेफिनेशन होनी चाहिए। बरसात की परिभाषा जब हम बता पाएंगे, तभी हम बता पाएंगे कि बूंदाबांदी बादल फटने में क्या अंतर है। यानी कि अब यहाँ स्पष्ट परिभाषा की जरूरत होगी। इसीलिए जब हम बात करें लोकतंत्र की, तो उसकी स्पष्ट परिभाषा की तब जरूरत पड़ेगी जब हम गैर लोकतांत्रिक या अच्छा लोकतांत्रिक की बात करेंगे। तो रिबियांग भी बातचीत करते हैं कि मैंने अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुना। रिबियांग कहते हैं कि बड़ा अच्छा एक कथन था कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ये अब्राहम लिंकन बहुत बहुत बड़े आदमी हुए अमेरिका के, और बहुत माने हुए ये राजनीतिज्ञ थे। तो यहाँ पर लिंगदो मैडम कहती है कि अगर आपने ये सुना है ना, ये लोग मानते भी हैं, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। तो लिंगदो मैडम कहती हैं कि देखिए, किसी एक बड़े आदमी ने अगर कह दिया है, तो वो परिभाषा को आप एक्चुअल परिभाषा नहीं मान सकते। ये नहीं मान सकते कि यही लोकतंत्र की सर्वोत्तम या सबसे बढ़िया परिभाषा है, और भी चीजें हमें इसके बारे में सोचनी चाहिए। तो योलांदा भी बात करते हैं। योलांदा ये कहते हैं कि मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ और वो परिभाषा तलाशने की, वो कहती है जरूरत ही नहीं है। क्यों? योलांदा ने अपना डिस्कशन दिया, जैसे यहाँ इन्होंने रिबियांग ने बताया कि अब्राहम लिंकन ने किया, तो यहाँ पर योलांदा ने भी कहा देखिए ऐसा है, डेमोक्रेसी जो शब्द है वो आया है डेमोक्रेशिया से। इसमें यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है। डेमोस का मतलब होता है लोग, और क्रेशिया का मतलब होता है शासन, यानी लोगों का शासन। तो यहाँ पर तो हमें पूरी डेफिनेशन ही मिल गई ना, क्या ये सही है?
तो लिंगदो मैडम फिर इसके बारे में डिस्कशन करती हैं कि बहुत बढ़िया आपने बात कही, लेकिन केवल शब्द, अगर शब्द का संधि विच्छेद किया जाए, शब्द का विभेद किया जाए और उससे अगर आप परिभाषा निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर जरूरी नहीं है कि परिभाषा सही हो। आप जरूर शुरुआती दौर पे ये कह सकते हैं कि हाँ डेमोक्रेसिया मतलब लोगों का रूल, लेकिन उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जो कंप्यूटर था, पहले कैलकुलेटर हुआ करता था, फिर कंप्यूटिंग मशीन बनी, आज कंप्यूटर में क्या है, आप सारे काम कर सकते हैं, कंप्यूटर में सारे काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक मोबाइल आ गया, मोबाइल भी कंप्यूटर ही है छोटा, उसमें सारे काम कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये तरह तरह के व्यवस्थाओं के अनुसार या समय के अनुसार चेंज होती रहती है। तो जरूरी ये हो जाता है, मेरी फिर बाद में एंटर करती है इसमें, कि इसका मतलब ये है कि हम ये जो परिभाषा जानने की कोशिश कर रहे हैं इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें जरूर इसके बारे में बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा, तब इसकी परिभाषा गढ़ी जा सकती है। किसकी परिभाषा? लोकतंत्र की। ये सारा जो डिस्कशन हुआ है वो लोकतंत्र की परिभाषा पे हुआ है। तो लिंगदो मैडम कहती है बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वो ये कहती हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो एक सरल परिभाषा से यहां से शुरुआत करते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यहां से ये इससे ज्यादा सरल परिभाषा लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की नहीं हो सकती कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप होता है जिसमें जो शासन कर रहे होंगे उनको चुनने का अधिकार या उनका चुनाव लोग करते हैं। तो चाहे आज की बात करें आप कि कोई भी सरकार हो, वो खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहती है, कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार हो, लेकिन अब आप देखें कि क्या वो वाकई में लोकतंत्र फॉलो कर रही है या केवल दिखावटी मामला चल रहा है। क्या केवल दिखावट तो नहीं हो रहा? क्या क्योंकि लोकतंत्र के जो प्रारूप है, लोकतंत्र के जो सिद्धांत है, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है? तो हमें ये जरूरी है, हम और आपको ये समझना कि लोकतंत्र को और गैर लोकतंत्र को, या फिर लोकतंत्र बोलने वाले जो लोग हैं, जो लोकतंत्र बोल के आपका राज कर रहे हैं, क्या वो वाकई में लोकतंत्र है? इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमने जो इतनी लंबी बात की उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा या उसको हम कैसे समझें। तो लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, ये तो हम बार बार समझ चुके, अच्छी तरह समझ चुके। तो आप एक देखिएगा, कुछ देशों का एग्जाम्पल लेते हैं और निर्वाचित जो नेता थे बाकायदा, जिनको इलेक्ट किया गया, लोगों ने उनको संसद भेजा या लोगों ने उनको चुनाव किया कि हम पे शासन कीजिए, हमारे लिए नीतियां पॉलिसियां बनाइए। तो निर्वाचित जो नेता थे, लीडर्स थे, उन्होंने कैसे निर्णय लिए। पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, हमारा बहुत करीबी पड़ोसी है। तो पाकिस्तान में जनरल साहब हुए परवेज मुशर्रफ साहब। इन्होंने अक्टूबर 1999, परवेज मुशर्रफ साहब की बात कर रहे हैं, 1999 में इन्होंने सेना, क्योंकि ये सेना के जनरल थे, इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। जो इलेक्टेड सरकार थी उसका तख्ता पलट कर दिया, और फिर जो निर्वाचित रूप से सरकार थी, लोकतांत्रिक रूप से, बाकायदा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक रूप से जो निर्वाचित सरकार थी उसको हटा दिया, और ये परवेज मुशर्रफ साहब ये बन गए राष्ट्रपति। क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए पाकिस्तान के। फिर 2002 में इन्होंने एक जनमत संग्रह कराया, और क्योंकि जनमत संग्रह कराया, लेकिन इन्होंने बहुत सारी इसमें धोखाधड़ी कर दी, है ना। धोखाधड़ी करके इन्होंने क्या किया, अपने जो शासन है उसको 5 साल और बढ़ा दिए। इन्होंने एक और चीज की, जो कानून एक पारित किया बाकायदा, और उसको कहा उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अब लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, क्योंकि राष्ट्रपति तो ये बन ही चुके थे, तो इनमें इस जो कानून पारित हुआ, इसमें राष्ट्रपति कभी भी जो राष्ट्रीय है यानी सेंट्रल, और प्रांतीय है जो स्टेट, इन विधानसभाओं को खारिज कर सकता है। यानी राष्ट्र के, जैसे हमारे देश की बात करें तो हमारा जो राष्ट्रीय अगर लेवल पे देखें तो हमारी संसद है, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरीके से अगर हम स्टेट पे आ जाएं, जैसे अगर मान लीजिए आप एक कोई भी एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, तो विधानसभा है वहां पर, और उसके मुख्यमंत्री जो होते हैं वो वहां के जो इलेक्टेड, जो अपने लोग विधायक चुने हैं वो इलेक्ट करते हैं। तो जो विधानसभा और मैं संसद की बात कर रहा हूं, तो जो पाकिस्तान में है, ये इन्हीं का जो भी नाम वहां पर होगा, उनको वो कभी भी खारिज कर सकते हैं। यानी कभी भी इन विधानसभाओं को, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, उनको कभी भी वो खत्म कर सकते हैं।
तो अब राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को खारिज करने का पावर आ गया किनके पास? परवेज मुशर्रफ के पास। तो हुआ यह कि पाकिस्तान में चुनाव उन्होंने बाकायदा कराए, निर्वाचित प्रतिनिधि बने, मतलब बाकायदा इलेक्शन हुआ, ऐसा नहीं। लेकिन बात यह है कि जो लोग इन्होंने इलेक्ट करवाए या लोगों ने इलेक्ट किया, इनके पास पावर तो थी नहीं, क्योंकि अंतिम जो फैसला था वो किसके पास था? वो तो जनरल मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ साहब के पास था, क्योंकि सारी सत्ता की चाबी या सारी सत्ता जो है इनके हाथ में थी। तो क्या आप कह सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ जो वहां के सैन्य जनरल थे, जो राष्ट्रपति बन गए, वो और उसके बाद जो इलेक्टेड नेता है, क्योंकि आप ये तो देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हुआ है बाकायदा और लोग यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी पावर किसके पास है? पावर तो परवेज मुशर्रफ के पास है। इसका मतलब ये, इसको आप जनतंत्र या लोकतंत्र तो कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि जो अंतिम निर्णय लेने का या ये कहें लोगों को चुनने का, और लोगों को चुन के जिनके पास, जिनको चुना है उनके पास अधिकार होना चाहिए ना, किसी एक आदमी के पास नहीं। क्योंकि परवेज मुशर्रफ को तो आपने इलेक्ट ही नहीं किया, उन्होंने तो सेना तख्ता पलटी की और आ गए वो अपने पावर में। तो अगर लोगों के पास या लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास अंतिम पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो फिर ये लोकतंत्र नहीं है। अब इसी का एग्जांपल मैं आपको चाइना का देता हूं। पहले ये समझ लीजिए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति दोनों लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। इसको बिल्कुल, ये लोकतंत्र की जो हम परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो लिंगदो मैडम और मेरी बात कर रही थी आपस में, उसका यही मतलब है कि भाई अगर इनके पास नहीं है तो ये एक परिभाषा आ गई। इसका मतलब कि पावर किसके पास होनी चाहिए? लोगों के पास, वरना ये लोकतांत्रिक नहीं, लोकतंत्र या लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। फिर हम आते हैं चाइना में। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला यहाँ पर कैसे होता है? चाइना की बात कर रहा हूं। जो चाइना की संसद है उसको कहा जाता है कवागुओ रेमनिन दाइवियावो दाहुई। ये उनका जनसंसद है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है वैसे उनका राष्ट्रीय जनसंसद है। अब ये संसद जब बनेगी तो ये देश का राष्ट्रपति चुन सकते हैं। जैसे शी जिनपिंग अभी हैं, तो संसद देश का राष्ट्रपति चुन सकती है। पूरे चीन से, पूरा चाइना से 3000 लोग सदस्य चुन के आते हैं, 3000। और इसमें चुनाव, कुछ सदस्यों का चुनाव जो है वो सेना भी करती है। लेकिन बात यहां पर क्या है कि चीन में नेशनल पीपल्स कांग्रेस ये नामक देश की एक संसद के चुनाव के लिए हर 5 साल, मतलब ये जो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय जनसंसद, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसके लिए बाकायदा हर 5 साल में चुनाव होते हैं। जैसे मैंने बताया 3000 प्रतिनिधि आते हैं। अब चुनाव लड़ने से पहले ये जो 3000 लोग हैं ये जाते हैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास, और वो अगर इनको अप्रूव करती है तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए यहीं पे एक बात गड़बड़ हो गई। उसके बाद सरकार हमेशा किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि लड़ कौन रही है? कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती है, या उसके जो बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कुछ छोटी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी से रिलेटेड है, और कोई पार्टी ही नहीं है। तो सरकार हमेशा किसकी बनेगी? अगर कोई और प्रतिद्वंदी नहीं है या निष्पक्ष या फिर ये कहीं प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है, तो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही तो सरकार बनाएगी। तो यहां पर आप मान सकते हैं कि क्या ये लोकतंत्र है? जब एक ही पार्टी है, वही पार्टी के आदमी, वही पार्टी के सिद्धांतों को आपको चुनना है, तो लोकतंत्र तो नहीं है यहाँ पे। अब मैक्सिको की बात करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा पेच अलग है, क्योंकि मैक्सिको में ऐसी चीज नहीं है। मैक्सिको में एक पार्टी 1 है, पार्टी 2 है, पार्टी 3, ये सभी लड़ते हैं। मैक्सिको में प्रतिस्पर्धा होती है। तो राष्ट्रपति का चुनाव मैक्सिको में हर 6 साल में होता है। लेकिन सन 2000 में जो चुनाव हुआ उसमें PRI यानी कि संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी इसको कहते हैं। PRI इसका जो अंग्रेजी में नाम है, इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, उल्टा है वैसे। तो ये चुनाव इन्होंने जीत लिया 2000 में। विपक्षी दल चुनाव लड़े, लेकिन वो कभी इस पे जीतने में पॉसिबल नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है? हमेशा 2000 के बाद जब भी जीत होती है PRI की ही होती है। तो ये चलते हैं चाल, PRI चलती है चाल। पहले तो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग जो है वो पार्टी के बैठकों में आएंगे, पार्टी के बैठकों में उनका आना जरूरी है। और सरकारी स्कूल में अध्यापक बकायदा छात्र छात्राओं के जो माँ बाप है उनको बोलते हैं कि आपको किसको वोट देना है? PRI को वोट देना है। तो माँ बाप बच्चों के कारण देना पड़ता है उनको। इसके अलावा जो मीडिया है वो केवल विपक्षी दल जो हैं
जो पार्टी 2 और पार्टी 3 है उनकी केवल कमियां ही दिखाती है, और जो पीआरआई की है उसकी जो कमियां हैं वो नजरअंदाज कर देती है, यानी कि उसको दिखाती ही नहीं। और अंतिम क्षणों में ये क्या करते हैं पीआरआई वाले, जो मतदान केंद्र हैं वहां उसको एक जगह से दूसरी जगह कर देते हैं, यानी कि लोग वोट ही नहीं दे सके। और बहुत सारा पैसा इनके पास है, पीआरआई बहुत पैसा खर्च करती है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बकायदा प्रतिस्पर्धा हो रही है, लेकिन हमेशा पीआरआई ही आती है, क्योंकि वो धांधलेबाजी करती है, वो ये सब चीजें अपनाती है ताकि वो जीत सके। तो ना तो यहाँ आप प्रॉपर लोकतंत्र देख पा रहे हैं, ना चाइना में, ना मैक्सिको में, और ना ही आपने देखा कि पाकिस्तान में उस समय आज तो पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, बकायदा लोकतंत्र सरकार है, चुनी हुई सरकार है। लेकिन ये जो पहले की बात थी और ये जो हमने 2 बात की, ये तो लोकतंत्र माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी होता है। यानी कि अगर कोई पावर में आ गया, पीआरआई अगर 2000 में पावर में आ गई, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो एज अ सिटीजन आप इनको हटा सके, आप इनको गद्दी से उतार सके। कहने का मतलब ये होता है कि, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जरा सुनिएगा, ये है लोगों के पास ये पावर होनी चाहिए, विकल्प होना चाहिए कि जो शासक है, जैसे पीआरआई जो मैक्सिको में है उसको वो हटा सके। लोगों के पावर होनी चाहिए कि अगर उनको परवेज मुशर्रफ साहब पसंद नहीं आ रहे थे तो उनको हटा सके। जैसे हमारे यहाँ 2014 में कांग्रेस सरकार को हटाया गया, जो बीजेपी सरकार है मोदी जी की सरकार को लाया गया, फिर 2019 में फिर इसको रिपीट कर दिया गया, फिर से मोदी जी आ गए। तो लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो जीत भी सके, हार भी सके। ऐसा नहीं है कि हमेशा जीतते ही रहे। इसमें एक बात आती है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यानी एक व्यक्ति का एक वोट होता है, होना चाहिए, और उसका एक ही मूल्य होना चाहिए। वो इसका भी एग्जाम्पल लेंगे, कैसे वोट देने के समान अधिकार से वंचित करने के हमें कई उदाहरण मिलते हैं। मैं हर अलग अलग देशों का आपका एग्जाम्पल देता हूं। मैं लेता हूं सऊदी अरब का एग्जाम्पल, इस्लामिक स्टेट है ये। यहां पर महिलाएं ये वोट ही नहीं दे सकती, इनके पास अधिकार ही नहीं है। एस्टोनिया की बात करता हूं। एस्टोनिया में इन्होंने इस तरीके से कानून बना रखे हैं कि जो एस्टोनिया में रूसी एक अल्पसंख्यक वर्ग है, जैसे हिंदुस्तान में क्रिश्चियन और मुस्लिम्स ये अल्पसंख्यक वर्ग है ना, ऐसी एस्टोनिया में रूसी जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग है। इनको इन्होंने इस तरीके से कानून बना रखे हैं कि एस्टोनिया में जो अल्पसंख्यक वर्ग है रूसी, वो मतदान कर ही नहीं सकता। फिजी में आ जाइए। फिजी में क्या होता है कि जो वहां के सिटीजन है, मतलब जो एक समय से वो रहते आ रहे हैं, जो वहां के नेटिव्स हैं, जो उनके सिटीजन नहीं कहूंगा, जो नेटिव्स हैं, सिटीजन तो हिंदुस्तानी भी है वहां पे, लेकिन अगर आप फिजी की बात करता हूं, फिजी में जो वहां का जो ये कहें कि नेटिव है, या वहां का हमारे यहाँ जैसे कहते हैं डोमिसाइल है, तो वहां का आदमी जो है वो उसके वोट का मूल्य होता 1। और अगर वही फिजी में रहने वाला फिजी का सिटीजन अगर हिंदुस्तानी आदमी है, तो हो सकता है उसके वोट का मूल्य हो आधा हो जाए। मैं ये 0.5 नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि फिजी का जो आदमी है, जो वहां का नेटिव है, जो वहां का डोमिसाइल है, उसके वोट की ज्यादा वैल्यू है दी जाएगी, और अगर कोई और होगा उसकी वोट की वैल्यू आधी या चौथाई ऐसी कर दी जाएगी। तो ना यहाँ पर आप वोट का मूल्य एक बराबर देख पा रहे हैं, और एक वोट या एस्टोनिया में तो दे ही नहीं सकते आप, सऊदी अरब में महिलाएं दे ही नहीं सकती। तो यहां से एक और चीज निकल के आती है आपके लोकतंत्र की, कि जितने भी वयस्क नागरिक हैं जिन्होंने एक समझदारी की एज अटेन कर ली है, उनके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए, और जो भी वोट दे रहे हैं उनका समान मूल्य होना चाहिए, समान वेट होना चाहिए। तो कानून का नियम और अधिकारों का सम्मान, अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर भी आपको एक नई चीज निकल के आएगी जो लोकतंत्र में नहीं होता है। तो इसका हम डिस्कशन करेंगे अगले बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।